नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस के इस ऑनलाइन क्लास में। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बात करेंगे विकारी शब्द जो हमारा बिंदु चल रहा है उसी में अगला प्रकरण अपना विशेषण। कौन सा है? विशेषण। दोस्तों, पूर्व की कक्षाओं में हम विकारी शब्द के संदर्भ में बात करते हुए दो बिंदु पढ़ चुके हैं। हमने जाना संज्ञा, हमने जाना सर्वनाम। आज हम आरंभ कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? विशेषण की। यह क्या होता है, किसे कहा जाता है, क्यों पढ़ा जाता है, क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे प्रश्न आएंगे, सभी तथ्यों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले इस शब्द से संबंधित प्रश्नों पर हम प्रकाश डालेंगे। शब्द से संबंधित प्रश्न क्या क्या? सबसे पहली बात, ये कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? विकारी। विकारी का मतलब क्या हुआ? परिवर्तन होगा। अर्थात जो भी विशेषण होते हैं उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। किसके आधार पर परिवर्तन होता है? लिंग, वचन, काल और कारक। लिंग, वचन, काल और कारक। हम बात करें विकारी शब्द की परिभाषा की, तो विकारी शब्द की परिभाषा में हमने जाना था कि वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदला जा सके, अर्थात जो परिवर्तित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? विकारी शब्द कहा जाता है। और विकारी शब्दों की संख्या की बात करें तो विकारी शब्द कितने हैं? 4। विकारी शब्द कितने हैं? 4। अब इन 4 विकारी शब्दों में कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो हमारा विकारी शब्द आता है वह कौन सा है? संज्ञा, पढ़ चुके। दूसरा विकारी शब्द कौन सा है? सर्वनाम, पढ़ चुके। और तीसरा विकारी शब्द कौन सा है? विशेषण, जो हमारा जारी बिंदु है। और इसके बाद हम चर्चा जो करेंगे वो कौन सा होगा? क्रिया पर। किस पर होगी चर्चा? क्रिया पर। तो विशेषण से संबंधित आज हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। तो पता लग गया कि ये कैसा शब्द है। अब बात करते हैं इसके बेसिक से, जो इसकी भूमिका को अपने आप में समाहित करते हुए जो प्रश्न हैं उन पर हम वार्ता आरंभ करते हैं। तो देखो, विशेषण सबसे पहले शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से हम बात करें तो इसके शाब्दिक अर्थ में कहा जाता है क्या? विशेषता बताने वाले। विशेषण क्या होते हैं? विशेषता बताने वाले। अब बात आती है विशेषता किसकी बताई जाती है। तो ध्यान दीजिए, हिंदी में 4 विकारी शब्द हैं जो आपके सामने उल्लिखित हैं। इन चारों विकारी शब्दों की विशेषता बताई जाती है। चारों विकारी शब्दों की विशेषता बताई जाती है। कैसे समझो? संज्ञा विकारी शब्द होता है, इसका मतलब हम संज्ञा शब्दों की विशेषता बता सकते हैं। दूसरा जो विकारी शब्द है वह है सर्वनाम, तो सर्वनाम की भी विशेषता बताई जाती है। तीसरा विकारी शब्द है कौन सा? हमारा विशेषण। विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है। और चौथा है क्रिया। क्रिया की भी विशेषता बताई जाती है। अर्थात हिंदी व्याकरण में 4 विकारी शब्द हैं जिनके नाम आपके सामने उल्लिखित हैं। इन चारों विकारी शब्दों की अलग अलग शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है। कैसे? देखो, संज्ञा शब्द की कोई विशेषता बताते हैं तो वे विशेषण कहलाते हैं। अब अपने आप ही परिभाषा बन जाएगी। कहीं से परिभाषा किसी भगवान ने नहीं बता दी कि ये लो विशेषण की परिभाषा यह होगी। नहीं दोस्तों, हम विशेषण की परिभाषा स्वयं निर्मित करेंगे, स्वनिर्मित परिभाषा बताएंगे। कैसे? देखो, हिंदी में विकारी शब्द कितने? 4। और चारों विकारी शब्दों की क्या बताई जाती है? विशेषता बताई जाती है। चारों विकारी शब्दों क्या बताई जाती है? विशेषता बताई जाती है। और 4 विकारी शब्दों में सबसे पहला कौन सा था? संज्ञा। संज्ञा की विशेषता बताने वाले को क्या कहा? विशेषण। दूसरा है सर्वनाम, और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला भी क्या होता है? विशेषण। अगला विकारी शब्द है विशेषण, और जो विशेषण की विशेषता बताता है वह कहलाता है क्या? प्रविशेषण। वह क्या कहलाता है? प्रविशेषण। और अंतिम विकारी शब्द है क्रिया, और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिया विशेषण। इसका मतलब यह हुआ कि विशेषण की परिभाषा में ये दोनों ही हमारे महत्व की चीज़ हैं। अर्थात अगर आपसे पूछ लिया जाए
कि विशेषण की परिभाषा किससे बनेगी, तो आप कह सकते हो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले ही क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित परिभाषा बनाते हैं। देखो कैसे, विशेषण अपने आप में कैसा शब्द है, विकारी है। कैसा शब्द है, विकारी। तो पहली बात तो हो गई कि ऐसा विकारी शब्द जो क्या करता हो, ऐसा विकारी शब्द जो क्या करता हो, विशेषता बताने का काम करता हो। क्या करता हो, विशेषता बताने का काम करता हो। किसकी विशेषता बताने का काम करता हो, तो संज्ञा और सर्वनाम की। अब इन तीनों बातों को जोड़ के बोलेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, इसकी परिभाषा के संदर्भ में विशेषण की परिभाषा की हम बात करेंगे। अब इन तीनों बातों को जो हमने जान ली हैं, इनको जोड़ते हुए बोलेंगे क्या, कि वे विकारी शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वे विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, विशेषण कहलाते हैं। कहने का आशय यह हुआ कि जो अभी अभी हमने पिछली 2 मिनट में चर्चा की, उसको हमने एक साथ जोड़ते हुए लिख दिया। क्या कि सबसे पहले तो विशेषण कैसा शब्द है, विकारी, अर्थात वे विकारी शब्द, ठीक है, जो किसी संज्ञा और सर्वनाम की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। वे विकारी शब्द, क्योंकि विशेषण स्वयं भी तो विकारी है ना, तो वह विकारी शब्द जो स्वयं भी विकारी है और अन्य 2 विकारी शब्दों की अर्थात संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करता है, तो इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, विशेषण कहा जाता है। यह केवल इस शब्द की परिभाषा की बात हमने की है। अब आगे हम बढ़ेंगे, जो इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं, इस शब्द से कौन कौन से प्रश्न निकल के आएंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। एक बार आप इसको और देख लीजिए। अब देखो, हम बात करते हैं आगे क्या क्या हमारे इसमें और काम की बातें आती हैं। तो हमारी बात चल रही है जैसे विशेषण शब्द से ही संबंधित है। अभी प्रकारों पे हम बाद में जाएंगे, पहले और देखो, इस विशेषण बिंदु को हम पढ़ेंगे तो हमें और कौन कौन सी बातों का पता होना आवश्यक है। विशेषण में हम यह कह सकते हैं, इस बिंदु के लिए विशेष तत्व जो हमें पता होने चाहिए, इसके जो तथ्य हमें पता होने चाहिए। देखो, एक तो होता है क्या इसमें, विशेषक। क्या होता है दोस्तों, विशेषक। एक होता है क्या, विशेष्य। क्या होता है, विशेष्य। एक तो होता है विशेषक, एक होता है विशेष्य। और एक इसमें महत्वपूर्ण चीज हम और जानेंगे, वह क्या होगी, प्रविशेषण। क्या होगी, प्रविशेषण। दोनों चीजें महत्वपूर्ण और यह अपने आप में अलग प्लस महत्वपूर्ण। सबसे पहले मैं बात करूंगा विशेषक क्या होगा, फिर हम जानेंगे विशेष्य क्या होगा, अंत में जानेंगे प्रविशेषण क्या होगा। तो देखो, विशेषण क्या करते हैं, विशेषता बताने का काम। किसकी विशेषता बताएंगे, संज्ञा और सर्वनाम की। उदाहरण समझो, जैसे मैंने लिखा बालक। कैसा शब्द है, तो बालक शब्द है, तुरंत कह दोगे आप सर यह संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। मैं कहूँ बालक चालाक है, बालक कैसा है, चालाक, तो लिख दिया मैंने चालाक बालक। बालक कैसा हुआ, चालाक हुआ। तो इस वाक्य में हम कहें चालाक शब्द क्या है, विशेषण। कहने का मतलब, इसको विशेषण क्यों कहा, क्योंकि संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है, और इसने संज्ञा शब्द की विशेषता बता दी, इसका मतलब यह हो गया विशेषण। अब आ रहे हैं इन दोनों शब्दों पर कि विशेषक क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। विशेषक होता है जिससे विशेषता बताई जाए,
या जिसकी विशेषता बताई जाए, तो जिससे विशेषता बताई जाए। अब आपके जहन में प्रश्न जवाब आ गया, विशेषता तो सर विशेषण से ही बताई जाती है, अर्थात विशेषण को ही क्या कहा जाता है, विशेषक कहा जाता है। अर्थात विशेषण को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, विशेषण को ही क्या कहा जाता है, विशेषक कहा जाता है। अंतर है कै और अणय का, कै और णकार का। कै की जगह अणय लिख दिया, अणय की जगह कै लिख दिया, बस, और कोई अंतर नहीं, काम दोनों का एक जैसा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हो गए, एक दूसरे के क्या हो गए, पर्याय। अर्थात इस चालाक शब्द को आप कह सकते हो क्या, विशेषक। क्या कह सकते हो, विशेषक, अर्थात विशेषता करने वाला, विशेषता बताने वाला। अब आती है विशेष्य। विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर विशेषता किसकी बताई जाती है, तो आप तुरंत कह दोगे संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की। एक बार बेसिक सा प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया गया और प्रश्न यह था कि कोई उदाहरण है और उसमें से पूछा गया, विशेषण का प्रकार नहीं पूछा, विशेषण के प्रकार सब रट के चले गए और प्रश्न पूछ लिया, दिए गए वाक्यों में आप हमें विशेष्य छांट कर बताइए। दिए गए वाक्यों में क्या छांट कर बताइए, विशेष्य छांट कर बताइए। तो विशेष्य का मतलब और कुछ नहीं, विशेष्य वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेष्य वह होता है जिसकी क्या बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम को ही क्या कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है। विशेषक किसे कहा जाएगा, जिससे विशेषता बताई जाती है। अर्थात विशेषण ही क्या होता है, विशेषण ही क्या होता है, विशेषक होता है। दोनों चीजें समझ में आई। अब समझो प्रविशेषण। यहां पर विशेषण पूरा का पूरा एक जैसा है, नई चीज क्या जुड़ रही है, प्रय। नई चीज क्या जुड़ रही है, प्रय। ध्यान से समझो, यहां पर मैं इस प्रय को हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, यहां पर मैं प्रय को हटा देता हूं, क्या दिखा आपको, विशेषण। इसका मतलब यहां पर केवल और केवल क्या जुड़ा हुआ है, प्रय जुड़ा हुआ है। और प्रय यानी पूर्व, प्रय यानी पूर्व, अर्थात विशेषण से पूर्व भी क्या हो, विशेषण हो। जैसे चालाक बालक लिखा हुआ है, चालाक शब्द विशेषण है, विशेषण को ही क्या कहा, विशेषक कहा। बालक शब्द संज्ञा है, संज्ञा को आप क्या कह सकते हो, विशेष्य कह सकते हो। क्या कह सकते हो दोस्तों, विशेष्य कह सकते हो, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाए, किसकी गई, बालक की, तो बालक शब्द यहाँ पर क्या हो गया, विशेष्य हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रविशेषण, अर्थात विशेषण से भी पूर्व का। पिताजी के पिताजी क्या है, दादाजी। उनसे भी पूर्व के कोई दादाजी हो तो हम बोलते हैं प्रदादा। क्या बोलते हैं, प्रय, अर्थात पूर्व के दादाजी। वही वाली बात, विशेषण से भी पहले कोई विशेषण आए तो वह हो गया पूर्व का विशेषण या प्रविशेषण। जैसे चालाक बालक, अर्थ सही है कि बालक कैसा है, चालाक। लेकिन अब मैं कहूं कि बालक जो चालाक है वह कितना है, तो मैं लिख रहा हूं बहुत चालाक बालक। अब बताओ इससे चालाक शब्द की विशेषता में बदलाव आया या नहीं आया। चालाक शब्द का यहाँ पर जो अर्थ ले रहे हैं उसमें भी बदलाव आ गया। चालाक शब्द पर जोर आ गया कि चालाक तो है, बालक पर कितना चालाक है, बहुत चालाक है। यहाँ पर मैं ये लिख देता कम चालाक बालक। बालक चालाक तो है लेकिन कितना है, कम है। बालक चालाक तो है लेकिन कितना है, ज़्यादा है। तो बहुत या कम, ये दोनों शब्द लिखते ही इस विशेषण का जो अर्थ हमें, इसका जो भाव हमें प्राप्त हो रहा है उसमें बदलाव आ गया। अर्थात विशेषण का भी जो विशेषता बताएं, विशेषण से भी पूर्व के जो विशेषण होते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, प्रविशेषण कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है, प्रविशेषण। तो इस प्रविशेषण की परिभाषा में हम क्या लिख देंगे, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द। किसकी विशेषता बता रहे हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, ये लो जी। विशेषण की भी कोई विशेषता बता देता है तो ऐसे पदों को क्या कहा जाएगा, प्रविशेषण कहा जाएगा। एक उदाहरण लेते हैं बहुत ही सुंदर जो इन तीनों बातों को पुनः स्पष्ट करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा
ज्यादा सुंदर बगीचा, ज्यादा सुंदर बगीचा। बगीचा एक स्थान का नाम है, उपवन स्थान का नाम है, चमन स्थान का नाम है? तो बगीचा संज्ञा शब्द हुआ। वेरी गुड, संज्ञा शब्द। ये लो जी, मैंने लिख दिया संज्ञा शब्द। और संज्ञा शब्द है, इसका मतलब ये कह सकते हैं संज्ञा और सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाती है, अर्थात संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वही क्या कहलाते हैं? आपके विशेष्य। तो इस संज्ञा शब्द को ही आप क्या कह दोगे? विशेष्य कह दोगे। क्या कह दोगे? विशेष्य कह दोगे। अब आता है सुंदर। बगीचा कैसा है? सुंदर है। इसका मतलब संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। और इन शब्दों के परिचयों से बात की जाए तो जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जा रही है संज्ञा की, सुंदर शब्द से बताई जा रही है, तो जिससे विशेषता बताई जाती है वह विशेषक कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेषक कहलाता है। अब बात आती है जिससे विशेषता बताई गई उसे तो क्या कह दिया? विशेषक। जिसकी विशेषता बताई गई उसको क्या कह दिया? विशेष्य। अब आता है क्या कि यदि कोई विशेषण की भी विशेषता बता रहा है तो उसे क्या कह देंगे? तो आपका सदैव जवाब क्या होगा? प्रविशेषण। क्या होगा? प्रविशेषण। यहाँ तक की बात आप समझ चुके होंगे। बहुत ही बेहद आसान और सही तरीके से हमने जान लिया कि इन तीनों का अंतर क्या होगा, इन तीनों का अंतर कैसे समझ पाएंगे। पदों के प्रयोग में ही इनका अंतर, अर्थ और इसकी परिभाषा छुपी हुई है कि विशेषण ही क्या होता है? विशेषक होता है। विशेषण ही क्या होता है? विशेषक होता है। संज्ञा और सर्वनाम ही क्या होते हैं? विशेष्य होते हैं। और प्रविशेषण क्या है? एक विशेषण तो है लेकिन ये प्र इसलिए हो गया क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बताने लग जाता है। अच्छा, एक चीज और समझो, अगर इस वाक्य से यदि मैं थोड़ी देर के लिए समझना, यहां पर से मैं इस सुंदर पद को हटा देता हूं। ये लो जी, बगीचे, ज्यादा बगीचा। अब यहां पर ये ज्यादा बगीचा नहीं होता, हम इसको क्या लिखेंगे? ज्यादा बगीचे लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ज्यादा बगीचे लिख देंगे। ये लो जी, ज्यादा बगीचे। बगीचे कितने हैं? ज्यादा हैं। तो अब ये बगीचों की संख्या बताने लग गया। क्या बताने लग गया? संख्या बताने लग गया। और जब बगीचों की संख्या बताने लग गया तो अब इसको आप प्रविशेषण कहोगे या विशेषण कहोगे? बिल्कुल, यह आपका सोचना सही भी है कि ये पहले तो प्रविशेषण था लेकिन अब यह विशेषण के पूर्व नहीं बल्कि संज्ञा से पूर्व में लिखा हुआ है। तो ये विशेषण है या प्रविशेषण है? प्र तो कब होता? जब ये विशेषण से पूर्व होता, लेकिन ये तो संज्ञा से पहले है। तो संज्ञा से पहले है तो विशेषण होगा, और विशेषण से पहले है तो पूर्व विशेषण होगा, अर्थात प्रविशेषण होगा। तो ऐसी स्थिति आए तो आप इसमें इस समय इसका जवाब प्रविशेषण नहीं बल्कि क्या दोगे? विशेषण दोगे। और यदि आपको पूर्व स्थिति मिल जाती है, आपको सदैव की तरह यथा स्थिति मिल जाती है, क्या कि सुंदर और ज़्यादा दोनों विशेषण जुड़े हुए हों, तो संज्ञा शब्द से ठीक पहले वाला विशेषण होगा और विशेषण से ठीक पहले वाला प्रविशेषण होगा। आशा करता हूँ यह वाली बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब इसी से जुड़ती एक बात और जानिए। काव्य शास्त्र हम पढ़ते हैं तो काव्य शास्त्र में हमारे सामने एक बिंदु आता है, आपने पढ़ा होगा अलंकारों में उपमा अलंकार का नाम। अलंकारों में एक नाम आता है उपमा। उपमा अलंकार जाना है आपने? जब हम काव्य शास्त्र पर चर्चा करेंगे तब इसे बहुत अच्छे से जानेंगे। हाँ जी, अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार होते हैं। काव्य में शोभा उत्पन्न करने वाले तत्व अलंकार मोस्टली दो प्रकार हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो हम अर्थ अलंकारों में पहला या अलंकारों का राजा जिसको कहा जाता है उपमा अलंकार। इस उपमा अलंकार में भी दो तत्व होते हैं। वैसे तो उपमा के 4 अंग हैं लेकिन हम यहाँ पर केवल 2 की बात करेंगे। 2 मुख्य कौन कौन से हैं? एक तो है उपमेय, एक तो कौन सा है? उपमेय, और एक है उपमान। एक कौन सा है? उपमान। वही अंतर इन दोनों में है जो अंतर यहां है। विशेषक जिससे विशेषता बताई जाए,
उपमा अलंकार क्या होता है दोस्तों? उपमा अलंकार में क्या की जाती है? तुलना या समानता। तो जिससे तुलना की जाती है या जिससे समानता बताई जाती है वह उपमान होता है। उपमान क्या होगा? वही जैसे विशेषक से ही विशेषण बना, विशेषण से ही विशेषक बना, वही बात यहाँ आ रही है कि जिससे उपमा दी जाती है, जिससे तुलना या समानता बताई जाती है वह उपमान होता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अर्थात जिसकी तुलना की जाती है या जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी समानता बताई जाती है वह उपमेय होता है। तो वही दोनों अंतर उपमेय और उपमान का जो है यहाँ पर विशेषक और विशेष्य में होता है। अब इसी से एक चीज़ और जोड़ देता हूँ, हंसने की बात नहीं है दोस्तों, बहुत सरल कर रहे हैं। कैसे? इसमें हम एक चीज़ और जोड़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे समास, तो समास में भी मैं चर्चा करने वाला हूँ दो इनकी और दो इनकी, क्योंकि समास में एक प्रकार पढ़ेंगे हम, कौन सा? कर्मधारय। कौन सा समास पढ़ेंगे? कर्मधारय। आने वाली चंद कक्षाओं के बाद आने वाला बिंदु है, बहुत अच्छा बिंदु है। कर्मधारय समास में एक बार पूछ लिया गया था, राजस्थान बोर्ड के क्लर्क के पेपर में पूछा गया, उपमेय उपमान या विशेषक विशेष्य का संबंध कौन से समास में होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत स्तरीय प्रश्न है बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न क्या था? पुनः सुनिए। प्रश्न था कि उपमेय उपमान या विशेषक विशेष्य, उपमेय उपमान या विशेषक विशेष्य का संबंध कौन से समास में होता है? जवाब कौन सा आएगा? कर्मधारय समास आएगा। क्यों? विशेषक और विशेष्य में जो अंतर होता है और जो समानता होती है और जो भिन्नता होती है, वही उपमेय और उपमान में समानता और भिन्नता होती है। तो मेरे अनुमान से यह सारा वर्णन आपके जहन में बहुत अच्छे से समा गया होगा और सारी बातें बिल्कुल समझ में आ गई। तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आगे बढ़ सकूं। चलो आगे बात करते हैं। अब यह तो विशेषण था, इसकी परिभाषा की बात करी, इसके परिचयात्मक शब्दों की हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों विशेषण के प्रकार की। विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? किस विशेषण के प्रकार, यहाँ से बहुत सारी विवादास्पद चीजें भी आपको मैं अब बताने वाला हूं कि लिखा क्या होता है, पढ़ा क्या जाता है, पूछा क्या जाता है और जवाब क्या होता है। बिल्कुल विशेषण के प्रकार में ज़्यादा भ्रामक स्थिति नहीं है। दो प्रकार के विकल्प बहुप्रचलित हैं, 4 और 5। 4 और 5। बहुत सारी बाजार में उपलब्ध किताबें, बाजार में उपलब्ध पुस्तकों की हम बात करें, किसी एक का हम नाम यहाँ पर वर्णन नहीं कर रहे हैं। बस इतना सा ध्यान रखिए कि बहुत सारी पुस्तकों में यह लिखा हुआ है कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं। नहीं, 4 ही होते हैं। लेकिन हमने यह भी पढ़ा है कि 5 होते हैं। अब आपके जहन में प्रश्न आ रहा है, सर होते कितने हैं? आप कहते हो 4 मान लेंगे, आप कहते हो 5 मान लेंगे, पर वास्तव में होंगे कितने, यह आप अवगत कराइए। ध्यान दीजिए। आपको पहली बात, ऐसी चीज़ें सिर्फ पुस्तकों तक सीमित हैं। परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न आज तक नहीं पूछा गया कि विशेषण के प्रकार कितने हैं, क्योंकि स्थिति या हम कहें परीक्षा के प्रश्न के संदर्भ के अनुसार, भाव के अनुसार प्रश्न का उत्तर परिवर्तित हो सकता है। लेकिन जैसे मैं कहूँ, समास के आधार पर विशेषण को हम केवल 2 ही भागों में बांट लेंगे, संख्यावाची और असंख्यावाची। लेकिन यहाँ हम विशेषण पढ़ रहे हैं, विकारी शब्द के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो विकारी शब्द में जो विशेषण है उसके प्रकार के हम बात करें तो आपको मैं बेसिक से बता देता हूँ। एनसीईआरटी की बुक बताती है 5 प्रकार। कितने बताती है दोस्तों? 5। तो सबसे पहला जो संशय आपके जहन में था कि विशेषण के प्रकार कितने हैं, तो आपके जहन में इस प्रश्न का समाधान आपको मिल चुका है कि विशेषण के प्रकार कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से नाम लिख रहा हूं। सबसे पहला गुणवाचक विशेषण। सबसे पहला कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण।
दूसरा कौन सा होगा? संख्यावाचक विशेषण। हम इनकी सभी की वार्ता करेंगे, एक बार नाम उल्लेख कर देता हूं। तीसरा होता है आपका परिमाण। परिणाम नहीं होता, परिमाण होता है। बताऊंगा अभी इसका क्या अंतर है और क्यों हम भ्रमित हो जाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण। चौथा जो इसमें आता है वह आता है आपका संकेतवाचक, या किताबों में जो मिलता है नाम सार्वनामिक विशेषण। और अब मैं लिखने वाला हूं वह नाम जो किताबें छोड़ देती हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या? व्यक्तिवाचक विशेषण। अब इसका फैसला आप स्वयं कर लेंगे कि यह प्रकार मान्य है या नहीं, और मान्य नहीं बल्कि सर्वमान्य है। क्यों है वो ध्यान दीजिए। बहुत सारे राज्यों की अधीनस्थ बोर्ड के परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में बिंदु ही यह लिखा होता है। क्या? विकारी शब्द संज्ञा भी पूछा जाएगा परीक्षा में, विकारी शब्द सर्वनाम पूछा जाएगा, और संज्ञा शब्दों से बनने वाले विशेषण पूछे जाएंगे। संज्ञा शब्दों से बनने वाले विशेषण पूछे जाएंगे। बाजार में उपलब्ध पुस्तक लेकर के आते हैं और इस बिंदु के चक्कर में उन्होंने विशेषण पूरा पढ़ा दिया, विशेषण पूरा लिख डाला और यही चीज छोड़ दी, यही चीज छोड़ दी। ध्यान देना यहाँ पर बहुत अच्छे से। पाठ्यक्रम में लिखी हुई पंक्ति क्या है? संज्ञा शब्दों से बनने वाले विशेषण। अरे भाई, जब संज्ञा शब्दों से बनने वाले विशेषण पूछ रहा है तो इन चार का कोई मतलब ही नहीं। ये चार संज्ञा शब्दों से बनने वाले विशेषण हैं ही नहीं, और हम इन चार को ही पढ़ के आश्वस्त हो जाते हैं कि बिल्कुल हमने तो निश्चिंत हो गए कि चारों प्रकार पढ़ लिए, विशेषण पूरा हो गया, और छोड़ वह दिया जो परीक्षा में था। जो वास्तव में पाठ्यक्रम में होता है वह यही बिंदु होता है, व्यक्तिवाचक विशेषण। कहने का मतलब यह हुआ कि जो संज्ञा शब्दों से बनने वाले विशेषण होते हैं उन्हें ही व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। तो यह तो न हटाए जाने वाला प्रकार हो गया, और जो चार प्रकार किताबें बताती हैं वो इसे ही नहीं बताती। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये तो सर्वमान्य प्रकार है, यह तो अकेला अपने आप में एक सिलेबस का बिंदु है। तो विशेषण के ये 5 प्रकार हैं और आपको सदैव ये 5 ही रखने हैं। हालांकि एनसीईआरटी यदि कोई पढ़ने वाला है, एनसीईआरटी पसंद कोई मेरा दोस्त होगा तो इसके सारी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि 5 ही प्रकार आपको ध्यान में रखने होंगे। आपके विवाद का समापन कर दिया, विवाद का समाधान कर दिया, और आपके जहन में जो प्रश्न उठने वाले थे उन सभी का समाधान हो चुका है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे विस्तार से एक एक प्रकार की। तो एक बार आप इनके 5 नामों को चाहो तो दोबारा से पढ़ लीजिए कि विशेषण के 5 प्रकार कौन कौन से हैं। गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण है। नामों पर मत जाइए, अभी वर्णन करेंगे तब इसकी बात करेंगे, और अंतिम है व्यक्तिवाचक विशेषण। चलो अब हम एक एक प्रकार को आरंभ करते हैं, चलते हैं आगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कौन से की? सबसे पहले हम चर्चा करते हैं गुणवाचक विशेषण की। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? देखो, नाम बता रहा है क्या? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, वाचक का मतलब क्या है? बताने वाला। अरे वाह, आप तो विद्वान हो गए, आपको तो याद ही हो गया। ये वाचक वाचक इतनी बार बोलूंगा कि आपके सदैव के लिए मानस पटल पर ये स्थायी हो जाएगा। बिल्कुल। वाचक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बताने वाला। क्या बताने वाला भाई? गुण। विशेषण किसके गुण बताएंगे? तो परिभाषा से ही पता था, विशेषण हमें किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम। तो मैं इन दोनों के गुणों की चर्चा करूंगा, तो वो कौन से में करूंगा? गुणवाचक में करूंगा। अरे भाई, बहुत कठिन नहीं है किसी भी बिंदु की, और मैं तो ये कह सकता हूं कि संपूर्ण हिंदी व्याकरण के प्रकारों की बात की जाए तो परिभाषा कदापि रटने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि ये परिभाषाएं अपने आप में समाहित हैं। सभी शब्दों के या व्याकरणिक प्रकरणों के समस्त बिंदुओं में उनके नाम के अनुसार ही उनकी परिभाषाएं अपने आप में समाहित रखते हैं। गुणवाचक विशेषण। विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, अर्थात वे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो हमें संज्ञा और सर्वनाम के क्या बताएंगे? गुण बताएंगे। लेकिन केवल गुणों को ही हम नहीं लेंगे, ध्यान रखना, यहां पर आपको गुण के साथ कुछ और चीजों का भी ध्यान रखना होगा। क्या क्या बताएंगे गुणवाचक विशेषण हमें? एक तो बताएगा गुण, एक बताएगा
दोष। अब ये क्या अंतर है ये भी जान लो। बिल्कुल हर एक बारीक से बारीक पहलू पर बड़ा विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। बात करते हैं गुण और दोष का क्या मीन हुआ, दोष को क्यों गिना, जबकि नाम तो गुणवाचक है, दोषवाचक विशेषण तो ये है ही नहीं, ये तो गुणवाचक विशेषण है, तो इसको दोष को इसमें शामिल क्यों किया। मोहन ईमानदार है, इसका मतलब गुण है। मोहन चालाक है, गुण है। मोहन बेईमान है, ये क्या हुआ, दोष। अरे भाई मोहन बेईमान है ये दोष है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यह उसका अवगुण है। अवगुण का मतलब पूरा गुण है, दुर्गुण है। ईमानदारी कौन सा गुण थी, अच्छा, और बेईमानी कौन सा गुण है, बुरा, लेकिन है तो गुण ही। समझ गए होंगे शायद आप मेरे कहने का आशय क्या हुआ, कि सगुण हो या दुर्गुण हो, अच्छा गुण हो या बुरा गुण हो, लेकिन है तो गुण ही। तो हम बुरे गुणों को पर्यायवाची शब्द में क्या बोल देते हैं, दोष। दोनों बातें समझ में आ गई कि गुणवाचक में गुण और दोष दोनों को क्यों लिया, इसीलिए लिया। तो गुण और दोष। इसके बाद में क्या है वो देखो, गुण दोष के बाद में रंग, इसके बाद में आता है क्या, रूप, आकार, दशा। ये सारी चीजें, इन सभी पर प्रकाश डालने वाले, किसी भी संज्ञा और सर्वनाम की ये स्थितियां बताने वाले जो विशेषण शब्द होते हैं, वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे, गुणवाचक विशेषण में चले जाएंगे। व्यवस्थित परिभाषा में अगर बांधना चाहें तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा में आप कह सकते हो कि वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं। आकार व दशा आदि का बोध कराते हैं, क्या कहलाएंगे, गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। पुनः सुन लीजिएगा, गुण, दोष, रंग, रूप, आकार और दशा, इन सभी स्थितियों के उदाहरण लेने वाला हूं मैं। केवल पहले परिभाषा समझ लीजिए कि गुणवाचक विशेषण में हमें संज्ञा और सर्वनाम की कितनी चीजें मोस्टली पता चल रही हैं, 6 चीजें। गुण बताए तो भी गुणवाचक, उसके दोष बताए तो भी गुणवाचक, रंग बताए तो भी गुणवाचक, रूप बताए तो भी गुणवाचक, आकार बताए तो भी गुणवाचक और दशा बताए तो भी गुणवाचक है। लेकिन अब हम एक एक के उदाहरण लें। जैसे हम बात करें सबसे पहले ईमानदार बालक, क्या हो गया, गुण हो गया। ईमानदार बालक क्या हो गया दोस्तों, गुण हो गया। फिर मैं लिखूं बेईमान बालक, ये क्या हो गया, दोष हो गया है। जैसे मैं कहूं लाल कपड़ा, ये क्या हो गया, रंग हो गया है। जैसे मैं कहूं सुंदर बगीचा, ये क्या हो गया, रूप हो गया उसका, बगीचा कैसा है, सुंदर है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मोटा आदमी, आदमी का क्या बता दिया मैंने, आकार, क्या बता दिया, आकार। जैसे मैं कहूं गर्म पानी, ये क्या है, पानी की दशा है, ये क्या है उसकी दशा, गर्म पानी। ये लो जी, सभी के उदाहरण ले लिए हमने। ईमानदार बालक, बेईमान बालक, लाल कपड़ा, सुंदर बगीचा, मोटा आदमी और गर्म पानी। यहां पर देखने वाली बात यह है कि सर परीक्षा में प्रश्न कैसे होगा। ये तो सारा वृत्तांत है, सारा वर्णन है, आपने हमें समझा दिया। या तो तरीका होता है जो सभी करते हैं हम भी कर लें, रट लो, लेकिन हमें उससे भी थोड़ा श्रेष्ठ करना है, बहुत श्रेष्ठ करना है, सर्वश्रेष्ठ करना है। तो रटेंगे नहीं, समझेंगे क्या कि गुणवाचक विशेषण में महत्वपूर्ण बात क्या आई कि गुणवाचक विशेषण वह है जो हमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण बता रहा है, दोष बता रहा है, रंग बता रहा है, रूप बता रहा है, आकार और दशा बता रहा है। तो एक बेहतर तरीका तो यह होगा कि सभी गुण याद कर लो, सभी दोष याद कर लो, जितने भी गुण होते हैं अच्छे,
जितने भी बुरे गुण होते हैं वो याद कर लो, सभी प्रकार के रंगों के नाम याद कर लो, सभी प्रकार के रूप याद कर लो, सभी प्रकार के आकृतियां आकार याद कर लो, और सभी दशाओं का हमें बोध होना चाहिए। इतना शब्दकोश हो गया, इतना कैसे याद होगा? तो ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं अब, जो आपको इस पूरे बोर्ड का एक सार है। क्या? आपको केवल एक शब्द याद रखना है, और वह शब्द है जो आज का इस विशेषण बिंदु के गुणवाचक विशेषण का मास्टर शब्द होगा, और वह शब्द है कौन सा? कैसा। केवल एक शब्द ही आपको याद रखना है, और वह शब्द कौन सा याद रखना है दोस्तों? कैसा। अब सुनो, इसका क्या मतलब है? ये मैंने याद क्यों करवाना चाहा, ये मैंने आपके सामने क्यों रखा? ये है इसलिए रखा कि जहां भी आपको लगे कि गुणवाचक विशेषण होगा, जहां भी आपको लगे कि दिए गए वाक्य में या दिया गया विशेषण शब्द गुणवाचक विशेषण हो सकता है या नहीं, इसका हमें परीक्षण करना हो, तो हम उस विशेषण शब्द के स्थान पर, उस विशेषण शब्द के स्थान पर क्या लिख देंगे? कैसा लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कैसा लिख देंगे। और यदि कैसा लिखते ही प्रश्न बन जाएगा, क्योंकि ये ककार शब्द है, प्रश्न सूचक शब्द है, तो कैसा लिखते ही प्रश्न बन जाएगा, और दिया गया विशेषण शब्द यदि इस शब्द का जवाब हो, पुनः सुनिए, आप क्या करेंगे? विशेषण शब्द को हटाकर उसके स्थान पर कैसा जोड़ देंगे। जैसे मैं जोड़ रहा हूं, ईमानदार के स्थान पर मैंने लिख दिया कैसा बालक, बेईमान के स्थान पर भी लिख दिया क्या? कैसा बालक। लाल कपड़ा के स्थान पर भी लिख दिया मैंने क्या? कैसा कपड़ा। बगीचा के स्थान पर भी, सुंदर में भी लिख दिया कैसा बगीचा, और आदमी में मोटा के स्थान पर लिख दिया कैसा आदमी, और पानी के लिए भी गर्म के स्थान पर लिख दिया क्या? कैसा पानी। यदि दिया गया विशेषण शब्द इन्हीं कैसा शब्द का जवाब होता है, कैसा बालक? ईमानदार, इसका मतलब हमें इस प्रश्न का जवाब इस शब्द से मिल रहा है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, यहां पर होता बालिका, यहां पर क्या होता? बालिका लिखा होता। क्या लिखा होता दोस्तों? बालिका लिखा होता। तो यहां पर आप क्या लिखते? कैसी। क्या लिखते? कैसी, क्योंकि यदि स्त्रीलिंग आएगा तो स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग कर लेंगे। यदि यहां पर, ध्यान से समझना, यहां पर कपड़ा की जगह लिखा होता कपड़े, बहुवचन में लिख दिया होता, तो कैसा कैसी के स्थान पर हम क्या लिखते? कैसे कपड़े। जवाब होता लाल कपड़े। कैसे कपड़े हैं? लाल कपड़े हैं। बहुवचन में बहुवचन, स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग में पुल्लिंग। तो कैसा, कैसी या कैसे, अर्थात एक ही शब्द के परिवर्तित रूप हैं लिंग और वचन के अनुसार। तो एक ही शब्द आपको याद रखना है कि यदि गुणवाचक विशेषण का पता लगाना हो तो विशेषण शब्द के स्थान पर कैसा, कैसी या कैसे लिखकर प्रश्न बनाते हैं। यदि दिए गए प्रश्न का जवाब हमारा विशेषण शब्द होता है तो सदैव वह गुणवाचक ही होगा। अब समझ में आ गई होगी बात कि आपको कुछ भी दे दे, विशेषण में कोई सा भी विशेषण दिया हुआ हो, यदि गुणवाचक होगा तो कैसा लिखकर प्रश्न बना लेना, जवाब मिलेगा तो वह गुणवाचक होगा, और जवाब नहीं आया तो वह गुणवाचक नहीं होगा। जैसे इसका एक क्रॉस उदाहरण बता रहा हूं, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए 4 बालक, अगर मैं लिख देता हूं 4 बालक, तो कैसा बालक से तो जवाब नहीं आ रहा, कैसा बालक से जवाब नहीं आ रहा। 4 बालक जवाब कब आएगा? जब प्रश्न होता कितने बालक। किससे बनता प्रश्न? कितने से। कैसा, कैसी या कैसे से आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब यह है गुणवाचक विशेषण शब्द नहीं है। 4 शब्द गुणवाचक कब होता? जब ये कैसा, कैसी या कैसे का जवाब होता, जबकि जवाब है कितने का। किसका जवाब है? कितने का। संख्या बता रहा है, अर्थात यह गुणवाचक विशेषण नहीं होगा। ये दोनों बातें आपके समझ में आ गई कि एक तो विशेषण की परिभाषा क्या होगी, उदाहरण क्या है आपके सामने, और इनको तरीका कैसे है तैयार करने का, तो आपको मैंने एक मास्टर शब्द भी बता दिया है। यह बात एक बार आप देख लीजिए, फिर हम बात करेंगे इस गुणवाचक विशेषण के बाद अगले प्रकार पर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अगले प्रकार पर। गुणवाचक विशेषण के बाद दूसरा आपका बहुत ही अच्छा प्रकार है, और वह कौन सा है? संख्यावाचक। अरे सर, अब तो सरल हो गए। बिल्कुल दोस्तों, आपका तो बिंदु ही ऐसा है कि सरल हो ही गया, क्योंकि आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो। नाम से पता चल रहा है वाचक जुड़ा हुआ है, मतलब बताने वाला। क्या बताने वाला भाई? संख्या बताने वाला। किसकी? वही परिभाषा में 2 ही नाम है, संज्ञा और
संज्ञा और सर्वनाम। तो परिभाषा हम क्या बोल देंगे कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की हमें क्या बताएंगे भाई, संख्या बताएंगे। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बताने वाले विशेषण शब्दों को संख्यावाचक विशेषण शब्द कहते हैं। इसकी मैं परिभाषा को लिपिबद्ध करना चाहूं तो हम कहेंगे क्या कि वे विशेषण शब्द, वे विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं दोस्तों, संख्या का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं, संख्या का बोध कराते हैं। अर्थात वे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्या का बोध कराते हैं, आप उसको क्या कह दोगे, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन अब यहां पर यह परिभाषा महत्वपूर्ण नहीं है, इसके प्रकार का जो जवाब होगा, जो उदाहरण होगा वह भी बहुत मुश्किल नहीं होगा, लेकिन इसके तथ्य हैं कुछ, वो हमें ध्यान रखने हैं। देखो कैसे, जैसे मैंने लिखा 4 बालक। बताओ बच्चों ये क्या पता चल रहा है, बालक का मतलब क्या हो गया, संज्ञा। अभी बालक का मतलब क्या हो गया, संज्ञा। तो दोस्तों ये 4 शब्द है, ये क्या बता रहा है, उस बालक की संख्या बता रहा है। क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है। और जो भी हमें संख्या का बोध कराएगा वो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि संख्या हमारे समझ में ही नहीं आती। जैसे लिख दिया कुछ बालक, जैसे क्या लिख दिया जाए, कुछ बालक। अब यहां पर यह कुछ जो शब्द है यह इस बालक के साथ लिखा हुआ है, तो क्या यह संख्यावाचक होगा, और यदि हां तो क्यों, यह जानना बेहद आवश्यक है। अर्थात संख्यावाचक विशेषण वे होते हैं जो हमें संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताएंगे, संख्या बताएंगे। लेकिन संख्या का पता कैसे चलेगा, संख्या का पता कैसे चलेगा, यह हमें जानना बहुत आवश्यक है। तो देखो इस संख्यावाचक विशेषण के, इस संख्यावाचक विशेषण को हम बात करें तो इसके कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार हैं। इसके कितने प्रकार हैं, 2। यह महत्वपूर्ण है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कब, जब तक आपको यह नहीं पता। पहले इस बात को जानेंगे फिर यहां आएंगे। मैंने केवल ये 2 उदाहरण इसलिए लिखे ताकि परिभाषा स्पष्ट हो सके और हम यहां पहुंच सकें। अर्थात संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा पुनः दोहराएं तो हम कह सकते हैं कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं या संख्या बताते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। लेकिन अब बात की जाए तो संख्यावाचक विशेषण में महत्वपूर्ण चीज क्या आती है कि इस संख्यावाचक विशेषण के प्रकार कितने होंगे। तो संख्यावाचक विशेषण के प्रकार कितने हैं, 2। कौन कौन से हैं, देखो नाम। पहला प्रकार आता है क्या, निश्चित संख्यावाची। पहला प्रकार क्या आया दोस्तों, निश्चित संख्यावाची। और दूसरा प्रकार क्या है, अनिश्चित संख्यावाची। अर्थात संख्यावाची विशेषण का वह प्रकार जो हमें निश्चित संख्या का बोध करा दे। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम की जो निश्चित संख्या बताते हैं वे तो होंगे संख्यावाची के निश्चित संख्यावाची वाले प्रकार। और यदि कोई विशेषण शब्द हमें संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते तो वे हो जाएंगे अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। समझ में आया। अब यहाँ पर 4 बालक, इसका मतलब संख्या क्या हो गई, निश्चित। तो आप इसके लिए तो आराम से कह सकते हैं कि 4 बालक कौन सा है, तो 4 बालक हो गया निश्चित संख्यावाची। 4 बालक क्या हो गया, निश्चित संख्यावाची हो गया। 4 बालक क्या हो गया, निश्चित संख्यावाची। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर जो लिखा हुआ है कुछ बालक, यहां पर क्या लिखा हुआ है, कुछ बालक, यह क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाची। यह क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाची। यह क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाची। दोनों स्थितियां आपके समझ में आ गई। 4 बालक अर्थात संज्ञा और सर्वनाम की संख्या क्या है, निश्चित है। अर्थात इसे हम कह देंगे निश्चित संख्यावाची। और कुछ बालक, यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम की संख्या निश्चित नहीं है, अर्थात यह क्या हो जाएगा,
अनिश्चित संख्यावाची। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अभी बात यहीं खत्म नहीं हुई मेरे दोस्तों, अभी पिक्चर बाकी है। वो क्या है वो जानो। अनिश्चित संख्यावाची में तो आपको ज़्यादा भ्रामक स्थितियां नहीं उत्पन्न होंगी, लेकिन निश्चित संख्यावाची में निश्चित संख्या केवल 1 2 3 4 5 गिनती ऐसे ही नहीं लिखता, बहुत प्रकार से लिख सकता है। वो कौन कौन से हैं उनको और जान लेते हैं। तो देखो, निश्चित संख्यावाची में इस संख्यावाची के रूप कैसे कैसे मिल सकते हैं। सबसे पहले आता है गणनावाचक। सबसे पहले कैसे आएगा दोस्तों? गणनावाचक। गणनावाचक का मतलब हो गया गिनती के रूप में, अर्थात निश्चित संख्यावाची में यदि आपको गणनावाचक रूप देगा तो विशेषण शब्द 1 2 3 4 कुछ भी आ सकती है। गिनती के अंक लिखे होंगे तो वह निश्चित संख्यावाची का गणनावाचक रूप होगा। यह परीक्षा में नहीं आता है, मैं पहले बता देता हूं। गणनावाचक आपको परीक्षा की दृष्टि से रटना नहीं है, इसके उदाहरणों का हमें ध्यान रखना है कि इस प्रकार की संख्या यदि अंक शब्दों में लिख दी जाए जो गिनती के अंक हैं, तो आप किस में जाओगे? निश्चित संख्यावाची में। दूसरा जो इसका रूप आता है वह देखिए, दूसरा इसका रूप आता है क्या? क्रमवाचक। सीक्वेंस, क्रम आ सकता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अर्थात मैं कहूं दूसरी बेंच पर, इसका मतलब बेंच का नंबर कितना हो गया? 2। संख्या निश्चित हो गई, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, या पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये क्रम हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों? क्रम हो गया। तीसरा जो इसमें रूप आता है वह आता है क्या? आवृत्ति। क्या आती है? आवृत्तिवाचक। और आवृत्तिवाचक आएगा तो आवृत्ति क्या होती है? गुणा में होती है। आवृत्ति क्या होती है? गुणा, अर्थात 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या चौगुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना। जब गुणा में संख्या लिख दी जाए तो वहां कौन सा होगा? निश्चित संख्यावाची का आवर्तीवाचक रूप। और चौथा आता है आपका समुदायवाचक। चौथा क्या आता है दोस्तों? समुदायवाचक। जैसे आ सकता है दोनों, अर्थात 2। लिखा हुआ आ जाए तीनों, चारों, या जितने भी हैं सभी। अर्थात आपको आवर्ती के रूप में भी संख्याएं दी जा सकती हैं। और यदि आवर्ती के रूप में संख्याएं दी जाए तो उस जगह भी आपको भ्रमित नहीं होना, क्योंकि आवर्ती के रूप में, जैसे 2 विद्यार्थी कक्षा में आ रहे हैं, या 2 विद्यार्थियों ने, आप 2 साथियों ने पिताजी से कहा कि पिताजी या पापा हम बाजार जा सकते हैं क्या? पापा ने कहा दोनों जाओगे। दोनों का मतलब समूह को उन्होंने संबोधित किया है। दोनों बालक इधर आ जाइए, दोनों लड़के बाजार जाओ। दोनों बहनें बाजार जाएंगी, दोनों भाई कल से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। दोनों भाई, अर्थात भाई कितने? 2। तो संख्या कितनी हो गई? 2। तो अर्थात निश्चित। तो जो निश्चित संख्यावाची के रूप हैं वो इन चारों में से किसी भी प्रकार से आपको दिए जा सकते हैं। आपको दिग्भ्रमित नहीं होना, यह बात आपको समझ में आ चुकी होगी। एक बार आप इसे और गौर से देख लीजिए। जबकि अनिश्चित संख्यावाची में ऐसे कोई रूप नहीं है। अनिश्चित संख्यावाची में जो अनिश्चित संख्याएं होती हैं उनके कोई और रूप नहीं है। वो तो ये आएंगे कुछ, लगभग, जैसे यहाँ पर लिख दें कुछ बालक, अनिश्चित संख्या, या फिर आ जाए 4-5 बालक, 4-5, अर्थात युग्म में लिख दिया। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। मेरी कक्षा में लगभग 200 विद्यार्थी थे, लगभग 500 विद्यार्थी थे। लगभग का मतलब क्या हुआ कि अनुमानित संख्या है, निश्चित नहीं है, इसके आसपास की संख्या होगी। तो ऐसी स्थिति जहां पर अनुमान से भी आपको संख्या का क्रम दे दिया जाए, या युग्म में या जोड़े के रूप में घटते क्रम बढ़ते क्रम में भी संख्या दे दी जाए, तो उसे आप अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में ही गिनेंगे। निश्चित संख्यावाची विशेषण में आप उसको नहीं गिनेंगे। यहाँ तक आपके बात समझ में आ चुकी। तो अब हम चलते हैं अगले प्रकार पर। देखो एक बार,
तीसरा प्रकार विशेषण का, और तीसरा विशेषण का जो प्रकार है वो बहुत ही सरल है। परिमाणवाचक। कौन सा है दोस्तों? परिमाणवाचक। पहले तो ये अंतर समझो परिमाणवाचक का और परिणामवाचक का क्या होता है। देखो परिणाम, परि प्लस नाम और परि प्लस मान। यहां पर बात की जा रही है किससे? मात्रा से, और यहां पर किससे बात की जा रही है? नाम से। अर्थात मात्रा, संपूर्ण मात्रा की बात जहां भी आए तो परिमाण होगा। क्या होगा? परिमाण होगा। परिणाम, परिणाम आप जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हो दोस्तों? क्या कहते हो? रिजल्ट। क्या कहते हो? नतीजा कहते हो। जिसको कहते हो फल, जिसको कहते हो प्रभाव। ये क्या होता है? परिणाम होता है। क्या होता है? परिणाम होता है। ये क्या होता है? परिणाम। लेकिन यदि हम बात करें मात्रा की, किसकी बात करें? मात्रा की। हम बात करें माप या तोल की, हम बात करें माप या तोल की, हम बात करें भार की, तो इस संदर्भ में, इस स्थिति में यहां पर क्या होगा? मात्रा, जिसको आप अंग्रेजी में क्या लिखते हो? क्वांटिटी लिखते हो। क्या लिखते हो? क्वांटिटी। ध्यान रखना, विशेषण और क्रिया विशेषण उन दोनों में ये नाम आएगा, तो नाम आपको ध्यान रखना है। परिणाम नहीं होता, परिमाण होता है। परिणाम नहीं होता, क्या होता है? परिमाण होता है। तो शब्द आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं हम इस बिंदु के वर्णन पर। तो देखो क्या है परिणाम या परिमाण। तो आपका अंतर जो था जहन में क्लियर हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं परिमाणवाचक की। ये क्या बताएंगे हमें? संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा। क्या बताएंगे दोस्तों? मात्रा। या आप कह सकते हो माप तोल। माप कहां होगा, तोल कहां होगा, वह भी देख लीजिए। माप होता है जब आप लंबाई या फिर कहें तरल पदार्थ हो तो उसकी हम क्या करते हैं? माप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? माप। और जब तोल होगा तो वह कहां होगा? भार या वजन। भार या वजन, दोनों चीजें आपकी समझ में आ गई। लेकिन इनमें कुछ भी आए, माप, तोल, भार, लंबाई, इन सब के साथ हमें ध्यान है कि मात्रा की क्या जुड़ी होती है दोस्तों? इकाई जुड़ी होती है। मात्रा की क्या जुड़ी होती है? इकाई जुड़ी होती है। और जहां पर भी माप या तोल की इकाई जोड़ दी जाए, इसका मतलब वह क्या है? परिमाण है। तो अब हम इसकी परिभाषा बनाना आरंभ करेंगे। संज्ञा और सर्वनाम का हमें क्या बताएगा? यह विशेषण माप या तोल बताएगा, उसकी मात्रा बताएगा, उसकी क्वांटिटी बताएगा। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की, संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा आप कह सकते हो माप तोल, माप तोल का बोध कराते हैं। माप तोल का बोध कराते हैं, माप तोल का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण भी आएगा जो क्रिया के होने की मात्रा बताएगा। वो क्या बताएगा? क्रिया के होने की मात्रा बताएगा। उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आप साथ के साथ में नोट्स परिभाषाएं लिखते भी चलना है ना दोस्तों। तो हम बात करें कि ऐसा कोई भी विशेषण शब्द जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की हमें क्या बता रहा है? उसकी माप बता रहा है, उसका तोल बता रहा है, उसकी मात्रा बता रहा है, तो हम उसे क्या कह देंगे? परिमाणवाचक विशेषण कह देंगे। अब समझो उदाहरण से इसको, जैसे हमें लिखा हुआ मिल जाता है क्या कि अनार खाद्य फल है, उसके पहले लिखा हुआ है 5 अनार। इसका मतलब अनार शब्द तो यहां पर क्या होगा? संज्ञा।
अनार शब्द तो क्या है? संज्ञा। और 5 शब्द क्या है? उसकी संख्या। अब इसी उदाहरण में मैं थोड़ा सा बदलाव और कर रहा हूं। आपको एक जगह लिखा हुआ मिल रहा है 5 किलो अनार। इन दोनों में अंतर है या नहीं? इन दोनों में अंतर है या नहीं दोस्तों? तो देखो, 5 अनार एक फल का नंबर पता चल रहा है, उनकी हमें काउंटिंग पता चल रही है, उनकी हमें संख्या पता चल रही है कि अनार संख्या में कितने हैं, गिनती में कितने हैं? 5। निश्चित संख्यावाची विशेषण का हम कह सकते हैं, संख्यावाचक विशेषण का निश्चित संख्यावाची रूप दे दिया। लेकिन यहाँ पर वही अनार है, वही 5 है, पर उसके साथ एक माप या तोल की इकाई जोड़ दी गई, किलोग्राम। अब हमें यहाँ पर अनार की संख्या नहीं बल्कि उनके भार का पता चल रहा है, उनके वजन का पता चल रहा है। तो हम ओवरऑल यह कह सकते हैं कि जहाँ भी किसी संज्ञा या सर्वनाम, जहाँ पर किसी संज्ञा या सर्वनाम के, जहाँ पर भी किसी संज्ञा या सर्वनाम के हमें किसका पता चलता हो? माप या तोल का पता चलता हो, तो ऐसी स्थिति में कौन सा विशेषण होगा? तो परिमाणवाचक विशेषण हम कह देंगे। अब इसमें एक बेहद जरूरी बात और जानो। जैसे एक तो मैंने लिखा थोड़ा कपड़ा, और एक मैंने लिख दिया थोड़े कपड़े। थोड़े कपड़े, और एक मैंने लिख दिया 1 मीटर कपड़ा। और एक मैंने लिखा है कुछ मीटर कपड़ा। कुछ मीटर कपड़ा। सभी के अंतर को जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। थोड़ा कपड़ा, कपड़ा कितना है? 1, और उसमें से भी कितना है? थोड़ा सा। इसका मतलब आप मुझे बताइए, यह संख्या है या उसकी लंबाई है? संख्या है या लंबाई है? हमारे पास बहुत बड़ा कपड़े का टुकड़ा था, मैंने कहा उसमें से थोड़ा कपड़ा फाड़ कर दीजिए। थोड़ा कपड़ा, इसका मतलब मैंने माप में क्या मांगा है? थोड़ा। यहां पर माप या तोल की कोई इकाई नहीं जुड़ी हुई। इसके भाव से हमें यह समझना है कि यहां पर कपड़ों की संख्या नहीं बल्कि उसकी माप की बात की जा रही है, अर्थात यह परिमाणवाचक होगा। यह क्या होगा? परिमाणवाचक होगा। यहां पर कपड़े बहुवचन बना दिया, और वचन एक वचन का बहुवचन, बहुवचन का एक वचन। वचन जब हम पढ़ेंगे तो परिभाषा ही क्या कहती है कि जो किसी विकारी शब्द के एक या एक से अधिक होने का बोध कराते हैं वे वचन कहलाते हैं। और जब एक से अधिक होने का बोध किया जा रहा है, इसका मतलब वचन बदल रहा है, तो मात्रा यहां पर थोड़े मीटर थोड़ी होता, थोड़ी मीटर हो सकता था। थोड़ी मीटर कपड़ा, थोड़े कपड़े, इसका मतलब कपड़ों की क्या आ गई? संख्या आ गई है। 6 कपड़े, 8 कपड़े, 20 कपड़े। मैंने थोड़े से कपड़े धोए हैं, कितने धोए हैं? 9। यहां पर थोड़े कपड़े, तो यहां पर यह तो हो गई अनिश्चित संख्या और यह है अनिश्चित परिमाण। ये देखो 1 मीटर कपड़ा, इसका मतलब माप निश्चित है, तो यहां पर तो माप या तोल की इकाई लिख दी गई। माप या तोल की इकाई लिख दी गई, इसका मतलब आप ये बेझिझक कह सकते हैं कि मात्रा है तो परिमाणवाचक विशेषण। यहां पर कुछ मीटर कपड़ा, यहां भी देखो कुछ मीटर कपड़ा, माप या तोल की इकाई दी हुई है कुछ मीटर, मीटर दिया हुआ है, परिमाणवाचक में चला जाएगा। पर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अर्थ तो यहां अभी भी मिल रहा है कुछ कपड़ा। कुछ कपड़े होता तो संख्या होती, कुछ कपड़ा है, इसका मतलब क्या है? परिमाण है। और जिस प्रकार से दोस्तों संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार थे, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या, ठीक उसी प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे कुछ किलो अनार, बिल्कुल। थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी, बहुत अच्छा शब्द लिख रहा हूं। अब आप पानी को गिन नहीं सकते, थोड़ा सा पानी। अब यहां पर ये उसकी क्या है? मात्रा है। जरा से पानी की मात्रा का बोध किया कराया जा रहा है। तो जहां भी हमें मात्रा का पता चल रहा हो, माप या तोल का पता चल रहा हो, तो उसे हम क्या कह देंगे? परिमाणवाचक विशेषण। आशा करता हूं यह वाला प्रकार भी आपके बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब इसके 2 प्रकार और रहे हैं अभी, जो विशेषण के प्रकार तो हैं लेकिन इन चीजों से संबंध उनका नहीं होगा, वो कुछ अलग ही चीजें होंगी, सार्वनामिक और संकेतवाचक।
या हम कहें व्यक्तिवाचक और सार्वनामिक विशेषण, जिसकी चर्चा हम करेंगे अगली कक्षा में। तब तक आप इसको एक बार पुनः दोहरा सकते हैं, देख सकते हैं, और कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करता हूँ आज का पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।